नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। अगर आप महिला हैं और बाइक पर जा रही हैं, तो साड़ी या दुपट्टे का सिरा संभाल कर रखें। बाइक के पहिए के संपर्क में साड़ी या दुपट्टा ना आ जाए, इसका हमेशा ध्यान रखें, वरना जरा-सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। तस्वीरें दौसा के मेहदीपुर बालाजी थाना इलाके की हैं, जहां पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर बैठी महिला की साड़ी व्हील में फंस गई, जिससे बाइक बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में पूरा परिवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला की साड़ी काटकर उसे बाइक से अलग किया और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं, लेकिन इनकी सख्ती से पालन नहीं किए जाने की वजह से ऐसे दर्दनाक हादसे होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नियम बनाकर बाइक में साड़ी गार्ड के रूप में रियर व्हील पर सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ हैंड होल्ड और फुट रेस्ट की व्यवस्था कराना अनिवार्य कर दिया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के अलावा बाइक निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पीछे के आधे वाहन को कवर करें, ताकि किसी व्यक्ति का दुपट्टा या साड़ी उनमें ना उलझ जाए। इसके बावजूद ऐसा नहीं किया जाता है, जिससे इस तरह की गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खराब माली हालत का हवाला देकर पिछले 59 महीने से रोडवेज प्रबंधन ने अपने यहां से रिटायर हुए करीब 4,500 रोडवेज कर्मियों को भुगतान नहीं किया है। पाई के लिए तरस रहे रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अब राजस्थान हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई है। खत में रोडवेज कर्मियों ने लिखा है कि उन्होंने सालों रोडवेज की सेवा की, लेकिन पिछले 59 महीनों से वे अपने ही पैसों के लिए तरस रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में 50 से अधिक कर्मचारी इलाज के अभाव और दूसरे कारणों से दम तोड़ चुके हैं। बड़े दुख की बात है कि अगस्त 2016 से सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों को ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस दौरान कोरोना की महामारी के मात्र 35 दिन में 50 से ज़्यादा कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। उनमें से ज़्यादातर कर्मचारी अपने 15-20 लाख रुपए रोडवेज में जमा होते हुए भी उनके लिए तरसते हुए और आर्थिक तंगी से जूझते हुए मृत्यु को वरण कर चुके। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में जहां लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबके पड़े हैं और बहुत जरूरी होने पर मास्क लगाकर निकल रहे हैं, वहीं कई जगह भूख का दर्द कोरोना के खौफ पर बाहरी है। खाने के पैकेट के लिए उमड़ी बच्चों की भीड़, क्या मास्क और क्या सोशल डिस्टेंसिंग, सब बेमानी। हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत बांटे जा रहे खाने के पैकेट के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसे में जरूरतमंदों को भोजन तो मिल रहा है, लेकिन इस दौरान गाइडलाइंस का पालन नहीं होता, जो कोरोना को खुलेआम दावत देने जैसा है। लॉकडाउन की जो नियमों की धज्जियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर उड़ती हुई देखी जा सकते हैं। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे एक साथ बिना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए हुए यहाँ पर कतारबद्ध होकर के और खाने की लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब नगर परिषद की इंदिरा रसोई के माध्यम से उन्हें 2 वक्त का खाना यहाँ पर दिया जाएगा, तब जाकर के उनका पेट भरेगा। लेकिन खाने के साथ ही यहाँ पर लग रही कतार तथा लोगों की भीड़ अपने आप में कोरोना संक्रमण को खुली दावत भी दे रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन को इस ओर सावचेत होकर कार्यवाही भी की जानी चाहिए। साथ ही यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनातगी होनी चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर जब भोजन लेने के लिए आए तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक जहां कोरोना काल में जरूरतमंदों तक वसुंधरा जन रसोई के जरिए भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।
वसुंधरा जन रसोई के पोस्टर पर ना बीजेपी का नाम और लोगो और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का। और इसी वजह से वसुंधरा पर प्रदेश में पार्टी के समानांतर संगठन चलाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत से परे श्री गंगानगर के जरूरतमंदों के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का संकल्प है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में इस कोरोना महामारी के दौरान कोई भूखा नहीं सोए। मेन मकसद ये है कि ये जो गरीब मजदूर है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, लॉकडाउन की वजह से ये सब एकदम सड़क पे आ गए हैं, जैसे इनके लिए खाना भी नहीं है। तो वो खाना आज हम लेके आए हैं। इनके चेहरे पे जो खुशी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चेहरे पे अब खुशी देखने के लिए हम लोग आए हैं। करीब 1.5 वर्ष से कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान दौसा में कोविड टेस्ट करने वाले कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में जहां सैंपल कलेक्ट कर उसे जांच के लिए जयपुर भेजा जाता था, वहीं दिसंबर से दौसा में ही RT-PCR लेबोरेटरी संचालित की जा रही है। इस लैब में कर्मचारी दिन रात कोविड मरीजों के सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। पिछले करीब 6 माह 90,000 लोगों के सैंपल की जाँच करने का काम किया है। दौसा की टीम हिमांशु ने टीम भावना के साथ काम किया, दिन रात मेहनत की। उसी का परिणाम है कि जो कोरोना मरीज हैं उनकी 24 घंटे में जांच आई और जांच आने के बाद उन्हें समय पर पता लगा ताकि उनका समय पर उपचार हो सका। इसी के बलबूते कई जो कोविड संक्रमित जो लोग हैं उनको समय पर इलाज मिलने के चलते बीएसएफ के अधिकारी और जवान जिस तरह देश की सीमाओं की रक्षा में मुस्तैद हैं, उसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा में भी मुस्तैद हैं। बाड़मेर से आई ये तस्वीरें तो यही तस्दीक कर रही हैं, जहां रेत के सिवा किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। बीएसएफ जवानों ने सरहद पर हरियाली की दीवार खड़ी कर दी है। सिर्फ बाड़मेर में बीएसएफ के जवान 4 लाख पौधे उगाकर सरहद पर ग्रीन वॉल तैयार कर रहे हैं। सरहद की कटीली तार के पास खड़ी होने वाली ये हरी दीवार रेगिस्तान के सूखे को काफी हद तक खत्म करने का काम करती नजर आएगी। इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर हुई। इस बार मॉनसून सक्रिय होते ही बीएसएफ बॉर्डर एरिया में सघन पौधारोपण करवाएगी। इसको लेकर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय पर ही नर्सरी से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। रेतीला इलाका और पानी की कमी के कारण यहाँ पौधारोपण के साथ इजराइल की प्रसिद्ध मटका पद्धति और बूंद बूंद प्रणाली का उपयोग भी किया जा रहा है। बीएसएफ की पूरी पौधशाला ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई है। गोबर खाद और नियमित पेड़ों से गिरने वाले पत्तों की वर्मी कंपोस्ट तैयार की गई है। इसी से 4 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। जब बारिश का मौसम आएगा उसमें हम ये 4 लाख पौधे सीमावर्ती इलाकों में, गाँव में और आसपास के इलाकों में ये हम लगाएंगे। ये सबका अपना खुद का लक्ष्य है। ये हर तरह के पौधे हैं जो यहाँ रेगिस्तान में जो सरवाइव कर सकें। यूं तो पथरीले इलाके और पानी के टोटे के बीच पेड़ पौधों को विकसित करना खासा मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। करौली जिले के राजौर गांव में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जो किया वो अपने आप में अनोखा है। पहले गांव वालों ने ऊबड़ खाबड़ जगह को समतल किया, 4 दीवारी कराई और इसके बाद विभिन्न किस्मों के करीब 350 पौधे लगाए। मुहिम से लोग जुड़ते गए। आज पेड़ पौधों से फल फूल रहे बगीचे को देखकर ग्रामीण खुशी से फूले नहीं समाते। पर्यावरण संरक्षण के लिए करौली जिले के राजौर गांव निवासी एक कैटल गार्ड से 3 ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा कार्य अनूठा है। 3 वर्ष पूर्व वन महोत्सव के दौरान लगाए गए 500 से अधिक पौधों को उन्होंने अपनी मेहनत से जीवित किया हुआ है। निर्जन पहाड़ी पर किए गए वृक्षारोपण को बचाए रखने के लिए वह ग्रामीणों के सहयोग से टैंकर द्वारा पानी लगाकर पौधों को जीवित किए हैं और आमजन को भी पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण पेश कर रहे हैं। कोयलांचल के नाम से विख्यात धनबाद में कोयले का काला कारोबार जारी है। बागमारा इसमें सबसे अधिक सुर्खियों में है। रोज अहले सुबह ही साइकिल और 2 पहिया वाहनों के जरिए कोयला चोरी होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कोयला चोरी के लिए हाईवा का भी इस्तेमाल होने लगा है।
शनिवार को बरोरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरोरा शिव मंदिर के नजदीक कीचड़ में कोयला लोड हाईवा फंसा है, जिस पर बरोरा थाना प्रभारी बंदन तिर्की मौके पर पहुंचे और हाईवा को जब्त कर थाने ले आए। चर्चा है कि हाईवा में लोड कोयला अवैध है। जिस स्थान पर हाईवा बरामद हुआ उससे कुछ ही दूरी पर BCL मुरई डीह शताब्दी कोयलरी है। इतना मिले थे लोगों की गाड़ी जो है वहाँ बीच में खेत में फंसा हुआ था रोड किनारे, इसी को लेकर आया हम। बाकी बात छानबीन के बाद काम किया जाएगा। ये हाईवा है, इसमें कोई कोयला लगा हुआ है। ये छानबीन के बाद पता चलेगा। ये तो छानबीन के बाद पता चलेगा कि अवैध है या फिर लीगल है या फिर लीगल है, वो छानबीन के बाद पता चलेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बेहद सावधान रहने और उनका खास ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जरा सी लापरवाही की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ जाए और आप हाथ मलते रह जाएं। MP के मंडला जिले में पानी से भरे टब में डूबकर एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते पानी के टब में जा गिरा, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। जैसे ही घर वालों की निगाहें उस ओर गईं, उनके होश उड़ गए। वो तुरंत बच्चे को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आजकल ऐसे खिलौने आ रहे हैं जिसमें बटन के बराबर सेल होते हैं। इससे खिलौनों की लाइट जलती है। 6 महीने 3 साल के बच्चों में कोई भी चीज मुंह के अंदर डालने की उत्सुकता रहती है। अनजाने में वे बैटरी गटक लेते हैं। यदि देर तक अंदर रह जाए तो बटन बैटरी फूड पाइप को गला देती है। गले में फंसने से बच्चे का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी आवाज निकलनी भी बंद हो जाती है। पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि इस तरह का खिलौना ना दें जिसमें बटन के साइज के बराबर बैटरी हो। यदि देना है तो बैटरी निकाल कर दें। मथुरा में एक युवक को अपने उधार के पैसे मांगना भारी पड़ गया। रुपये लेने वाले ने पैसे लौटाने के बदले शख्स की हत्या कर दी। फिलहाल युवक की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्यारों के पास से मोटरसाइकिल और चाकू बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जून को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा के परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में सचिन शर्मा का शव मिला था। इस जघन्य हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाई और टीम ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ हत्या का राजफाश किया, बल्कि शुक्रवार रात दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी और सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चाकू और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसने अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल 2 अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी, सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा शहर से सटे मवई बुजुर्ग गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सिर काटकर शव कुएं में फेंक दिया। पेट और पैर को बेरहमी से काटा गया था। दुर्गंध की वजह से शव 5-6 दिन पुराना माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मवई बुजुर्ग गांव में शुक्रवार दोपहर बबूल के जंगलों के पास चरवाहे मवेशी चराने गए थे। उसी वक्त उन्हें पानी भरे कुएं से तेज दुर्गंध आई। कुएं में 30 वर्षीय युवक का शव तैरता देखा। चरवाहों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव बाहर निकलवाने के लिए पुलिस ने पहले रस्सी बंधवाकर कुछ लोगों को नीचे उतरवाने का प्रयास किया, लेकिन नीचे उतर रहे युवकों की सड़ांध की वजह से हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद चारपाई को चारों ओर से रस्सी में बांधकर नीचे डाला गया और करीब 70 फीट गहरे कुएं से शव बाहर निकाला जा सका। कुएं की जगह पर जहां खून मिला, वहीं नजदीक एक लाल रंग की चुनरी की तरह साफी, शराब की खाली शीशी और 2 जोड़ी चप्पलें पड़ी मिली। अधिकारियों ने शव को बाहर निकलवाया। सिर नदारत होने के साथ बायां पैर भी जांघ से कटा हुआ अलग से मिला। मृतक के शरीर पर लाल रंग की शर्ट और धारीदार काली सफेद रंग की टी-शर्ट थी। धड़ के नीचे कपड़ा नहीं था। पेट में लंबा चीरा मिलने से जाहिर है कि हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। गला काटने के साथ शरीर को गोदा गया।
एसएसपी ने बताया कि सिर की तलाश की जा रही है, जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। घटना के पर्दाफाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। ग्राम मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर पड़ता है। ये कनवारा जो हाईवे है उसके बगल में एक पुराना कुआं है। उस कुएं के अंदर जो है एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना पर जो है फोर्स सभी लोग यहाँ पर आए और अभी भी थोड़ी देर पहले उसकी डेड बॉडी को निकाला गया है और उसकी लाश सर कटी हुई है, उसका एक पैर भी कटा हुआ है और अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही बाइक पर सवार 4 चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे चारों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोरवा गांव से विमल प्रजापति की बारात गाजीपुर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव जा रही थी। बारात में शामिल होने के लिए एक ही बाइक पर अजय कुमार, अखिलेश कुमार, संदीप और श्यामू जा रहे थे। तभी जोनेहा कस्बे में दिलावलपुर मोड़ के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक समेत ड्राइवर फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में चारों युवकों को CSC बिंदगी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का मानना है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक तेज रफ्तार ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि बाइक सवार चारों नाबालिग थे। किसी ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। यदि हेलमेट पहने होते तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। पुलिस द्वारा 4 लड़के जिनके नाम अजय, अखिलेश, संदीप और श्यामू है, जिनको रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां इनका परीक्षण करने के बाद चारों को मृत घोषित किया। शादी की उम्र होते ही अक्सर परिवार वाले शादी कर लेने की जिद करने लगते हैं, लेकिन यूपी के हरदोई निवासी विपिन को एक अनोखी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कद छोटा होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी ना होने से परेशान विपिन ने अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। विपिन अपने 2 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। विपिन का कहना है कि कम हाइट की वजह से उसकी शादी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है और कई लड़कियों ने उसको रिजेक्ट भी किया है। विपिन बताते हैं कि वो एक पौधों की नर्सरी में कार्य करते हैं, जहां 5,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। इसके पास घर, मकान व दुकान है, जिससे परिवार का पेट पल सकता है। लड़की कैसी भी हो चलेगी। विपिन ने कहा कि शामली में मेरे जैसी हाइट के एक युवक अजीम मंसूरी की शादी कराई थी। मेरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील है कि मेरी भी शादी करवा दो। योगी जी करवा सकते हैं। एक लड़के की अभी शादी हुई थी, जो अगर नहीं होगी तो कुंवारे मर जाएंगे। इसमें क्या क्यों नहीं हो रही आपकी शादी, क्या बात है? वो छोटी हाइट के वजह से हो नहीं रही है। गाँव में कोई लड़की है नहीं और बाहरी जो योगी जी करवा सकते हैं। बाकी इतना क्या करते हो आप काम? बाघ की दहाड़ और हाथियों की चिंगार के लिए दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क के वनों में तितलियों के रंग बिरंगे संसार से अब पर्यटक दो चार हो रहे हैं। पार्क के वनों में ग्रे पेंसी, कॉमन नवाब, कॉमन जेस्टर जैसी सैकड़ों प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। रंग बिरंगी तितलियों का आकर्षण किसी को भी बरबस अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारे टाइगर, एलिफेंट और अदर बड़े मैमल्स हैं, उसके अलावा बर्ड्स और बटरफ्लाइज की भी काफ़ी संख्या है। और बटरफ्लाइज का जो प्रेजेंस है उसके बारे में सेंसिटाइज करना भी एक आवश्यक पहलू है हमारे कॉर्बेट के टूरिज्म का। डेला गेट के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तितलियों के संसार को सजाने की योजना परवान चढ़ने लगी है। कॉर्बेट में तितलियों के लिए बनाए जा रहे इस पार्क से वन्य जीव प्रेमी भी खासे उत्साहित हैं। वन्य जीव प्रेमियों की माने तो इससे जहां तितलियों की जानकारी हो सकेगी, वहीं ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी साबित होगा। पूरे देश में इस समय काफ़ी जागरूकता फैली है, खासतौर से तितलियों के संबंध में। और अगर कॉर्बेट में ये किया जा रहा है तो मैं इसे बधाई का पात्र है कॉर्बेट प्रशासन।
कार्बेट में बन रहा बटरफ्लाई पार्क तितलियों के लिए अध्ययन में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे यहाँ तितली भी रोजगार का एक जरिया बन सकेगी। चलो और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। चीन के यूनान प्रांत से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाथियों के उत्पात ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। परेशानी वाली बात यह कि हाथी शहर में भी घुसे आए, जिनका एक झुंड शहर के पास एक जंगल में मंडराता नजर आया। इनमें एक हाथी ने वहां रखी एक बाल्टी को सूंड से धकेलकर गिरा दिया, लेकिन इससे पहले हाथियों के इस झुंड ने शहर के एक घर में तबाही मचा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में घर के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आया। एक तरफ जमीन पर गेहूं बिखरा दिखा तो दूसरी तरफ घर के दरवाजे टूटे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कपड़ों से लेकर कई छोटी बड़ी चीजों तक घर का कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। बताया जा रहा है कि करीब 15 हाथियों का ये झुंड यूनान के घने जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और इन्होंने दिन रात चलते हुए लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इस दौरान इन्होंने करोड़ों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से परेशान प्रशासन ने फिलहाल आसपास के आबादी वाले इलाकों में लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी। चीन के यूनान प्रांत में हाथियों का ये वही झुंड है जो 2 महीने से शहरों में भटक रहा है और अब तक 500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हाथियों के इस झुंड को वापस जंगल की तरफ भेजना भी बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके लिए चीन के वन विभाग के अधिकारी हाथियों के सामने चारा डालकर उन्हें जंगल की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर पाकिस्तान पुलिस ने बर्बरता दिखाई। ये लोग नौकरी में प्रमोशन समेत कई मांगों पर वहां के मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने न केवल उन पर लाठीचार्ज किया बल्कि उन्हें वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के कई गोले भी दागे, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को वहां से उठना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान पुलिस की इस कार्रवाई से वो आग बबूला हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ दिए। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां धरना देते दिखाई दिए। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इसीलिए वहां के लोगों को पाकिस्तान की सरकार और सेना अपना गुलाम समझती है, जिन्हें सुविधाएं मांगने पर लाठी खानी पड़ती है और बराबरी का अधिकार मांगने पर पिटाई के साथ आंसू गैस की जलन भी झेलनी पड़ती है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के वार्गस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लोगों ने डेविल्स डांस नाम की परंपरा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन लोगों का दावा है कि ऐसा करने से उनको कोरोना संकट से जल्द छुटकारा मिल जाएगा और इसी उम्मीद में सैकड़ों लोग अतरंगी कपड़ों में सड़क पर नजर आए, जो अनोखे तरीके से नाचते हुए आगे बढ़ते दिखे। हैरानी वाली बात यह थी कि इनके चेहरे अजीबोगरीब अंदाज से ढके हुए थे और इनमें कई लोग तो अजब गजब जानवर जैसे दिखने वाले लिबास में थे। कड़ी सुरक्षा में झूमते नाचे ये लोग एक चर्च तक पहुंचे तो कुछ घुटनों के बल चर्च की तरफ बढ़ते नजर आए। इन लोगों ने गिरजाघर की चौखट पर हाथ रखकर प्रार्थना की। डेविल्स डांस वहां की 300 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें ये लोग शैतान जैसे भेष में गिरजाघर तक जाकर ऊपर वाले से हर बुरी ताकत से निजात के लिए दुआ मांगते हैं और इनका दावा है कि ऐसा करके इनको कोरोना जैसी महामारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। वेनेजुएला में डांसिंग डेविल्स की परंपरा लगभग 300 साल पुरानी है, जिसे 9 साल पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया और इस बार डांसिंग डेविल्स डांस को लोगों ने महामारी से छुटकारा मांगने की प्रार्थना में तब्दील कर दिया। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट नासा के मिशन के लिए जरूरत का सामान लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। रॉकेट लॉन्च की तस्वीरों में स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट मिशन पर निकलने के लिए तैयार खड़ा दिखा और काउंटडाउन खत्म होते ही फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ गया। बताया गया कि रॉकेट में 3000 किलो से ज्यादा का हार्डवेयर और रिसर्च मटेरियल तो था ही, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को खाने पीने का सामान भी डिलीवर करेगा। शरणार्थियों की पनाहगाह बने ग्रीस ने तंग आकर उनसे निपटने के लिए एक ऐसा उपकरण अपने हथियार बनाया है जिसका नाम है साउंड कैनन, यानी एक ऐसी तोप जिसकी कान फाड़ आवाज सुनकर शरणार्थी ग्रीस में घुसने की जरूरत ही नहीं कर पाएंगे और डर कर भाग खड़े होंगे, क्योंकि दावा है कि ये तोप एक जेट इंजन के जितनी जोरदार आवाज निकाल सकती है। इस तोप की ताकत कितनी है इसका अंदाजा तस्वीरें देखकर ही हो गया, जिनमें इसे ऑपरेट करने वाला सैनिक खुद अपने ही कानों में ईयर प्लग लगाए हुए नजर आया। ग्रीस की बॉर्डर पुलिस एक बख्तरबंद गाड़ी पर छोटे से टीवी सेट के साइज के इस उपकरण को फिट करके तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर इसका टेस्ट कर रही है।
ताकि शरणार्थी इसकी आवाज सुनकर ही पस्त हो जाएं और तुर्की से ग्रीस में दाखिल ही न हो पाएं। दावा तो यहाँ तक है कि ये तोप इंसान को बहरा भी कर सकती है और इससे लगा शॉक सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। धमाकेदार आवाज वाली इस तोप का इस्तेमाल अब तक हवाई अड्डों से जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता रहा, जिसे ग्रीस ने शरणार्थियों को भगाने का हथियार बनाया तो मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जतानी शुरू कर दी, क्योंकि इस हथियार से लोगों के कान के पर्दे फटने और सिर में भयानक दर्द होने का खतरा है। ताइवान के सबसे बड़े बंदरगाह पर कई टन वजन वाली एक विशाल क्रेन गिरने से ऐसा भयानक हादसा हुआ कि लाखों का नुकसान तो हुआ ही, 2 इंजीनियर क्रेन के अंदर ही फंस गए, जबकि एक कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हुआ यह कि बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज सामान लेकर आ रहा था, लेकिन इस दौरान वो क्रेन से जा टकराया, जिसके बाद क्रेन की नींव हिल गई और वो नीचे जा गिरी। छियासी 86,000 टन वजन वाला विशाल जहाज जैसे ही क्रेन से टकराया, इतनी जोरदार आवाज हुई कि बंदरगाह पर तैनात कर्मचारियों के बीच भी खलबली मच गई। इसके बाद चट्टान की तरह तनकर खड़ी कई फीट ऊंची क्रेन धराशायी हो गई। लेकिन आफत यही नहीं थमी, नीचे जाते जाते क्रेन बंदरगाह पर लदे कंटेनरों पर टूट पड़ी। लंबी चौड़ी क्रेन को गिरता देख उसके सामने चींटियों की तरह नजर आ रहे बंदरगाह के कर्मचारी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बंदरगाह की सूरत बिल्कुल बिगड़ी हुई नजर आई। वहां हर चीज ऐसे तहस नहस पड़ी थी मानो कोई तूफान तबाही मचाकर गया हो। क्रेन तो कबाड़ में बदली दिखी ही, बंदरगाह पर संभाल कर रखे गए बड़े बड़े कंटेनर भी जमीन पर बिखरे नजर आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इतने बड़े हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की शिकार क्रेन में जो 2 इंजीनियर फंसे थे, उन्हें बचाने के लिए 60 मीटर ऊंची एक दूसरी क्रेन मंगाई गई और दोनों को नीचे उतारा गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।